Namaskar friends, and welcome to this press conference by the Health Ministry on COVID and vaccines related issues. To brief us on the latest, today we have with us Dr. V.K. Paul ji from Niti Aayog, Joint Secretary Ministry of Health Shri Love Agarwal ji. First there will be a presentation and remarks by Shri Love Agarwal ji, followed by remarks by Dr. Paul. After that we will take a few questions. Love Agarwal ji. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हम आपको कोविड-19 की वर्तमान परिस्थिति के बारे में बताना चाहेंगे। हमने जैसे पिछले समय भी इस विषय पर बातचीत की थी कि हम देख रहे हैं देश में कंटिन्यूड और शार्प डिक्लाइन इन डेली न्यू केसेस हम पिछले 5 हफ्तों से ऑब्जर्व कर रहे हैं। जहां 7 मई को देश में 4,14,000 प्रतिदिन औसत के हिसाब से केसेस नोट किए गए थे, वह घटते घटते 2 लाख से कम 25 मई के समय पर, उसके बाद 7 जून को 1 लाख से कम होते हुए आज 11 जून में 91,702 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। यानी कि अगर हम पीक से कंपैरिजन में ऑब्जर्व करें तो हम पाते हैं कि करीब 78% जो रिपोर्टेड पीक देश में ऑब्जर्व की गई है उससे केसेस में कमी आई है। और साथ में हम देखें कि पिछले 4 दिनों से देश में 1 लाख से कम केसेस प्रतिदिन के बेसिस पर रिपोर्ट हो रहे हैं। साथ ही हमारी 24 स्टेट ऐसी हैं जहां पर केसेस में जो नंबर डिक्रीज नोट किया गया तो वह घटते घटते अब 1,000 से भी कम केस प्रतिदिन औसत के रूप में हम लोग पा रहे हैं। यह एक क्लियर इंडिकेशन कि देश में ओवरऑल डिक्लाइन इन्फेक्शन में नोट किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में अगर हम फर्दर एनालाइज करें तो पाते हैं कि जो ये एवरेज डेली न्यू केसेस का जो डिक्रीज है वह पिछले 5 हफ्तों से कंटिन्यूड बेसिस में देश में चल रहा है। हमने ओवरऑल 31% डिक्रीज पिछले हफ्ते ही देश में एवरेज डेली न्यू केसेस में नोट किया है। उससे पिछले हफ्ते यह 33% था और धीरे धीरे यह प्रतिशत बढ़ते बढ़ते अब हम देख रहे हैं कि डिक्रीज इज फर्दर ओवरऑल coming to a stable shape, and we need to continue with our efforts of managing the cases at the field level. इसी के तहत हम देखें जहां वीक एंडिंग 4 मई 21 में 531 जिले ऐसे थे देश में जहां पर कि 100 से अधिक केसेस प्रति रोज के बेसिस पर रिपोर्ट हो रहे थे, वह 9 जून को घटते घटते 196 डिस्ट्रिक्ट रह गए हैं। यानी कि ऐसे 335 जिले हैं देश में जहां पर कि ओवरऑल केसेस में एक ड्रास्टिक रिडक्शन हमने ऑब्जर्व किया है। इसी के साथ ही जहां एक स्थाई पर ओवरऑल हमारे डेली केसेस रिपोर्ट जो हो रहे हैं वह कमी हम नोट कर रहे हैं, दूसरे स्थाई पर एक्टिव केसेस यानी कि वह केसेस जो कि हमारे आइदर होम आइसोलेशन और हॉस्पिटल में हमको मॉनिटर करना पड़ता है, हमने उसमें भी काफ़ी कमी नोट की है। जो ओवरऑल हाई पीक इन टर्म्स ऑफ 37.45 लाख केसेस देश में 10 मई को नोट किया गया, वह अब घटते घटते 11.21 लाख 11 जून को हम नोट कर रहे हैं। यानी कि करीब 70% डिक्रीज इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल एक्टिव केसेस सिंस द लास्ट पीक हमने इस देश में जब 10 मई को ऑब्जर्व किया था। और आज हमारे पास ऐसी सिचुएशन है कि जो 10 मई को जहां हमारे पास 17.13% केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते थे, वह घटते घटते अब 3.83% हो चुका है। आज हमारे देश में जो एक्टिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं वह पिछले 2 महीने के बाद इस कम श्रृंखला में हम नोट कर रहे हैं, और जिसका एक मेजर इम्प्लीकेशन है कि हमारे देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और जो लोड उसके ऊपर था, जो स्ट्रेन उसके ऊपर था, उसमें काफ़ी हद तक कमी आई है। इसी के साथ ही ओवरऑल रिकवरी रेट में भी एक पॉजिटिव ट्रेंड नोट किया जा रहा है। 3 मई को जहां पर देश की रिकवरी 81.8% थी, वह अब बढ़ते बढ़ते 94.9% हो गई है। इसी में हम देखते हैं कि ओवरऑल पिछले 29 दिनों से देश में जो टोटल केसेस रिकवर हो रहे हैं उनकी संख्या जितने केसेस एक्टिव केसेस या डेली केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उनसे अधिक है। पिछले 24 घंटों में भी हम देखें तो पाते हैं कि जहां 1,34,580 रिकवरीज हुई हैं, वह रिकवरी भी जितने केसेस देश में रिपोर्ट हुए हैं उससे 1.45 टाइम्स ज़्यादा हैं। 29 स्टेट्स ऐसी हैं देश में जहां पर की रिकवरी इज मोर देन द डेली रिपोर्टेड केसेस फॉर द लास्ट फ्यू डेज। इसी के साथ ही
जैसे जैसे हमने केसेस में एक बढ़ोतरी, इन्फेक्शन के स्प्रेड में एक बढ़ोतरी नोट की, हमने कंटिन्यूड बेसिस पर अपना फोकस टेस्टिंग पर बढ़ाया, और जिसके साथ ही इससे पहले भी हमने इस पर चर्चा की है कि जहां हम औसतन 7 लाख के करीब टेस्ट ऑन ए डेली बेसिस कर रहे थे, वह बढ़ते बढ़ते 21 और अब 19 लाख की श्रृंखला में हम लोग कर रहे हैं। एक स्थाई पर केसेस में कमी आई है, तब भी टेस्टिंग पर उतना ही ध्यान रखते हुए हम अगर पॉजिटिविटी को एनालाइज करें, विच इज़ एन इंडिकेशन कि देश में इन्फेक्शन का स्प्रेड कैसा है, तो हम देखते हैं कि पिछले 5 हफ्तों से कंटिन्यू डिक्रीजिंग ट्रेंड इन पॉजिटिविटी देश में नोट किया गया है, जहां की 30 अप्रैल से 6 मई वाले सप्ताह में देश में एवरेज पॉजिटिविटी वॉज अराउंड 21.6%। वह एवरेज पॉजिटिविटी पिछले एक हफ्ते में घटते हुए 5.6% तक हो गई है, यानी कि जो पीक ऑफ पॉजिटिविटी देश में ऑब्जर्व किया गया उसमें 74% डिक्रीज हमने देश में नोट किया है। इसमें भी हम आपकी दृष्टि में लाना चाहेंगे कि जब हमने टेस्टिंग को रैंप अप किया, बढ़ाया, तो हम पाते हैं कि डेली पॉजिटिविटी पिछले 4 दिनों से 5% से भी कम हम देश में नोट कर रहे हैं। और अगर हम देखें पिछले 24 घंटे में केस पॉजिटिविटी, तो इट इज़ एज लो एज 4.49%, जो कि पिछले 2.5 महीने बाद देश में इस लेवल ऑफ डिक्रीज इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिविटी विच इज एन इंडिकेशन ऑफ इन्फेक्शन स्प्रेड हमने नोट किया है। 31 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज देश में ऐसी हैं जहां पर कि पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड में भी डिक्रीज नोट किया गया है, और 15 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि वीकली पॉजिटिविटी 5% से भी कम नोट की जा रही है। एक स्थाई पर देश में कंटेनमेंट, क्लिनिकल मैनेजमेंट पर हमारे एफर्ट्स चल रहे हैं। दूसरे स्थाई पर हमारे एक और एफर्ट्स के रूप में वैक्सीनेशन पर भी हम काम कर रहे हैं, जिसके तहत प्रायोरिटी एज ग्रुप यानी कि हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स एंड पीपल अबव 45 ईयर्स, उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जा रही है। साथ ही लिबरलाइज पॉलिसी के तहत 18 to 44 ईयर्स के एज ग्रुप को भी वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, और इसके तहत हमने अब तक फर्स्ट डोज 19.85 करोड़ लोगों को देश में दी जा चुकी हैं। सेकेंड डोज 4.676 करोड़ देश में दी जा चुकी हैं। टोटल कवरेज ऑफ वैक्सीनेशन विच इज सेकेंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड एज ऑन टुडे इज अराउंड 24.61 करोड़, जो कि भारत में हम अब तक दे चुके हैं। इसी के संबंध में आप लोग की दृष्टि में लाना चाहेंगे, हेल्थ सेक्रेटरी के लेवल पर देश के सभी हेल्थ सेक्रेटरी से कल एक डिटेल्ड विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें उनसे फिर से रिक्वेस्ट की गई है कि एक स्थाई पर हमने फर्स्ट डोज कवरेज फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स पर काफ़ी अच्छा काम किया है। अब हमारा मेजर फोकस होना चाहिए कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनकी सेकेंड डोज को भी हम नियम के अनुसार समय पर लगे उसकी तरफ ध्यान दें। हमने इससे पहले कई बार कई विषयों पर चर्चा की है, उसमें एक मुख्य विषय हम आप लोग की दृष्टि में फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जब भी हम कभी इन्फेक्शियस डिजीज़ को मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स हमने हमेशा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात की है, तो अगर हम उसको समझना चाहें तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कोविड-19 या मोस्ट ऑफ दीज इन्फेक्शियस डिजीज, इसमें द प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम ह्यूमन होस्ट। वह ह्यूमन होस्ट स्नीजिंग के द्वारा, कफिंग के द्वारा या बातचीत के द्वारा, अगर वह मास्क का इस्तेमाल न करे, फिजिकल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल न करे, तो उसके बातचीत और कफिंग के द्वारा वह वायरस दूसरे आदमी को ट्रांसमिट हो सकता है, यानी कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो सकता है। उसी के साथ ही अगर हम सही तरीके से ध्यान न दें, तो जो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स सरफेस पर हैं, जिनका कुछ समय तक जो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट जीवित रह सकती हैं, अगर हम हैंड हाइजीन पर ध्यान न रखें और हम उन सर्फेसेस को रेगुलर बेसिस पर टच करें, इन टर्न उन सर्फेसेस को जिनको हमने टच किया है, चाहे हम अपनी आँख, नाक, मुंह पर लगाएं या किसी और आदमी से हम अगर क्लोज रहें, तो उसके द्वारा भी हम वायरस को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगर इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स को हमने जब टच किया कॉमनली टच सर्फेसेस पर, तो उसके द्वारा हम अपने मुंह, आँख, मुंह, नाक को टच करते हैं तो भी इन्फेक्शन फैल सकता है। हम आप सबसे कंटिन्यूड बेसिस पर यह विनती करना चाहते हैं कि जहां एक स्थाई पर देश में इन्फेक्शन के स्प्रेड में कमी नोट की जा रही है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं,
जिस पर हमें काम करने की ज़रूरत है वह यह है कि हमारा फोकस ऑन यूज़ ऑफ मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन और रेस्पिरेटरी हाइजीन पर, जो कि बहुत ही क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं हमारे कोविड-19 मैनेजमेंट के, उस पर ध्यान बना रहे। हमने इससे पहले भी सबसे रिक्वेस्ट की थी, केसेस की में कमी आना इज़ नॉट ए फैक्ट कि वायरस चला गया है, वायरस सिस्टम में अभी भी फैला है। और जब एक स्थाई पर अनलॉक की परिस्थिति फील्ड लेवल पर नोटिस की जा रही है तो जरूरी है कि हम ध्यान रखें कि किसी भी, चाहे हम उसको वेव का नाम दें, चाहे सर्ज का नाम दें, किसी भी तरीके से हमें अपने प्रांत में केसेस को बढ़ने से रोकना है। इसी विषय में एक और विषय हम आपकी दृष्टि में लाना चाहेंगे। अगर हम देखें तो हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ वर्किंग टुगेदर क्या होने चाहिए, तो एक इंडिविजुअल लेवल पर हम एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि हमारे को ज़रूरी है कि इंडिविजुअल लेवल पर जैसे ही अगर हमें इन्फेक्शन हो तो हम अर्ली टेस्टिंग की तरफ, जैसे ही हमें कोई सिम्टम महसूस हो उसकी तरफ ध्यान दें, या अगर हम पॉजिटिव पाए जाएं तो होम आइसोलेशन, इन टोटलिटी वी रिमेन इन आइसोलेशन फ्रॉम अदर पीपल, और जैसे कि डॉक्टर की सलाह हो उसके हिसाब से हम हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ ध्यान दें। एक स्थाई पर इंडिविजुअल और कम्युनिटी लेवल पर जब यह एक्शन लिया जाए, दूसरे स्थाई पर गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट हो, हमारा दूसरा एफर्ट होता है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग को सपोर्ट करने के लिए क्या हम कुछ रेगुलेटरी मेजर्स का उपयोग करें, जिससे कि जब कम्युनिटी के स्तर पर फिजिकल डिस्टेंसिंग और इन्फेक्शन स्प्रेड को रोकने का कार्य चल रहा है, हम उसको एड कर सकें, हम उसको सपोर्ट कर सकें। दूसरे स्थाई पर जरूरी है कि हम अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं, ताकि अगर कोई पेशेंट सिक हो या सीवियर या क्रिटिकल केस में कन्वर्ट हो, उसको रिक्वायर्ड मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें। लेकिन इससे भी मुख्य विषय, जब हम इस स्थाई पर काम कर रहे हैं तो जैसे हम सबको इससे पहले भी अवगत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो क्या जरूरी नहीं है कि आज हमसे फिर से अपनी जो एक प्ली, जो हमारे एफर्ट्स कंटिन्यूड बेसिस पर रहे हैं, उनको रिन्यू करें, विच इज प्राइमरली फोकसिंग ऑन कि इंडिविजुअल और कम्युनिटी एट लार्ज कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनी जीवन शैली के रूप में कंटिन्यूड बेसिस पर अपनाती रहे। इसी से संबंधित विषय में हम फिर आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि हम एक सीवियर इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं, और ज़रूरी है कि जब भी हम इन्फेक्शियस डिजीज से डील करें तो हमें ध्यान रखना है कि ये एक्सपोनेंशियल वे में बढ़ती है। एक आदमी से दूसरे आदमी के अगर वो संपर्क में आएगा इन्फेक्शियस आदमी, इस तरह कर कर वो केसेस फैलते चले जाएंगे। एक स्थाई पर जब ऐसे केसेस फैलते हैं तब हम उसके दूसरे परिप्रेक्ष्य को भी समझना जरूरी है, और वह दूसरा परिप्रेक्ष्य है कि जब इन्फेक्शन एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा क्रॉस करता है तो कोविड-19 का जो रेस्पॉन्स इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी स्थाई से बढ़ाना पड़ता है, चाहे वह हमारे हॉस्पिटल्स हों, चाहे हमारे बेड्स की अवेलेबिलिटी हो, एम्बुलेंसेस की अवेलेबिलिटी हो, मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ की अवेलेबिलिटी हो, हमारे कंटेनमेंट ऑपरेशन के लिए हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स की अवेलेबिलिटी हो, रिक्वायरमेंट चाहे वह ड्रग्स की हो, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन की हो, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की हो, किट्स की हो, मास्क की हो। तो जब हम इन विषयों पर काम करते हैं तो अगर हम इस पूरे परिप्रेक्ष्य को समझें, अगर हमने रूट कॉज पर काम किया तो जितना भी हम एफर्ट्स पैरेलली जो ये कर रहे हैं उसमें हमें उतना स्ट्रेन नहीं होगा, और क्वालिटी ऑफ केयर इन टर्म्स ऑफ अगर कोई आदमी बाद में सीवियर या सिक भी होता है तो हम क्वालिटी ऑफ केयर भी उसकी इंश्योर कर सकते हैं। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा, कुछ हजार बेड्स इनिशियली जो देश में हमने कोविड-19 के लिए अवेलेबल किए थे, लेकिन जैसे जैसे केसेस बढ़ते रहे तो आज भी देश में 17 लाख आइसोलेशन बेड्स, 3.8 लाख ऑक्सीजन बेड्स, 1.13 लाख आईसीयू बेड्स और 54,000 से अधिक वेंटिलेटर्स देश में पिछले एक साल में बेस्ड ऑन केस ट्रेजेक्ट्री प्रोवाइड किए गए। और जैसे जैसे जिस जिस जिले में हमें लगा कि केसेस की संख्या बढ़ रही है, स्टेट गवर्नमेंट के सपोर्ट से हमने उनसे और जिला एडमिनिस्ट्रेशन से कहा कि वहाँ पर बेड्स की अवेलेबिलिटी को बढ़ाया जाए। सेम सिचुएशन इज विद एम्बुलेंस। सिमिलर इज द इनिशिएटिव टेकन इन टर्म्स ऑफ ensuring larger amount of medical as well as paramedical staff, चाहे नीट पीजी के स्टूडेंट्स हों, चाहे एमबीबीएस के लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हों, चाहे हमारे आयुष के फंक्शनरीज हों, चाहे हमारा एलाइड स्टाफ हो,
साथ ही इवन एक्स सर्विसमैन है, एनजीओ का सपोर्ट है इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कंटेनमेंट जोन्स, इंक्लूडिंग taking help of Navy, taking help of Air Force, taking help of all our PSUs in terms of ensuring oxygen supply. इन सब एफर्ट्स को करने के साथ साथ अगर हम बेसिक प्रिंसिपल पर भी उतनी ही सिंसियरिटी से काम करें, उतने ही कंटिन्यूड बेसिस से काम करें, विच इज प्राइमरली टू फोकस ऑन द रूट कॉज, दैट इज ब्रेक द चेन ऑफ ट्रांसमिशन बाय फोकसिंग ऑन रेगुलर यूज ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। हम आप सबसे विनती करना चाहते हैं, केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन इससे हमें ये ध्यान रखना है कि हमें दोबारा इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकना है, जिसके लिए हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपने जीवन में समाहित करना पड़ेगा। धन्यवाद। डॉक्टर वीके पॉल जी। थैंक यू लव। आज हमारी मेन थीम जो लव एम्फेसाइज कर रहे हैं इसी पे रहेगी, क्योंकि केसेस स्टेबलाइज हो रहे हैं, एक्टिव केसेस कम हो रहे हैं, पॉजिटिविटी लगभग 5% पे आ गई है। सिचुएशन लुक्स टू अपीयर्स टू बी स्टेबलाइजिंग, लेकिन जैसे ही हम लो रिस्ट्रिक्शंस की तरफ जाएंगे, जैसे ही लाइफ थोड़ी और नॉर्मलाइज होगी स्टेप वाइज, अगर हम ये इन चीज़ों को पूरी तरह से नहीं अपनाएंगे तो फिर हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वायरस का स्प्रेड प्रमोट होगा, चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन आगे आएंगी, बढ़ेंगी, फ्लरिश होंगी और नुकसान होगा। तो फिर बार बार कहने की ज़रूरत पड़ रही है और इसलिए माफ़ भी करिए, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि चौकसी रहे, लापरवाही ना हो, और जो हमने इंडिविजुअली करना है वो अप्रोप्रिएट हो, और जब हमने समूह या समाज की तरह करना है, फैमिली की तरह करना है, कम्युनिटी की तरह करना है, उसमें भी हमारी बिल्कुल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेवारी की झलक होनी चाहिए। इसलिए जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है, मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी रखनी है, भीड़ नहीं करनी है, पार्टियों का टाइम अभी नहीं आया है। इसी प्रकार अगर आप बंद माहौल में हैं, लोग हैं आपके सामने, तब भी मास्क पहनिए, बाहर भी मास्क पहनिए। तो ये सारी प्रिकॉशंस हमें लेके आगे बढ़ना होगा। और इसी प्रकार राज्यों में भी एट द गवर्नेंस लेवल, पेंडेमिक कंट्रोल लेवल, अब हमें मौका है कि कुछ हम स्टेप्स लें, जैसे कि इट विल बी नाइस टू नाउ डू सीरो सर्वेज। नेशनल जीरो सर्वे की पूरी तैयारी हो गई है और इसी महीने में नेशनल जीरो सर्वे जो ICMR करते आए हैं वो अपने नेक्स्ट जीरो सर्वे का काम शुरू करेंगे, और वो बहुत लंबी प्रक्रिया नहीं होती। उससे हमें ये पता चलेगा कि भारत में ओवरऑल इस संक्रमण की जो इंटेंसिटी है, इन्वॉल्वमेंट है, इफेक्ट है, वो कहाँ तक पहुँचा है। लेकिन एक चीज़ सामने आई है कि अगर हमने इस पेंडेमिक को बड़े स्वरूप में ना आए, हमारी जियोग्राफीज प्रोटेक्टेड रहें, तो हमें एक नेशनल सीरो सर्वे पे ही डिपेंड होकर नहीं करना होगा। हमें राज्यों को भी सीरो सर्वेज करने के लिए उत्साहित करना होगा। ये वक्त है उस काम को करने का, और सर्वेलेंस जो है वो हर जियोग्राफी में हो, क्योंकि फैसले जो हैं वो स्टेट एंड सब स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होने चाहिए। इन चीज़ों के उसी पे ही कंट्रोल कर लेना चाहिए। उसी जहाँ हुआ है वो हॉटस्पॉट उतना ही क्लोज करेंगे, नैरो करेंगे, कंटेन करेंगे, जैसे लोग बार बार कहते हैं, तो वो आगे नहीं जाएगा। ऐसे ही छोटे जगह पे हॉटस्पॉट्स हों तो हम बाकी जो बड़ा समूह है वो बच जाता है। इसका हमें ख्याल करना होगा। तो आज ये रिफ्लेक्शन ये है कि सोचा जाए कि आगे ना हो। एक तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात है, दूसरा है कि जो चीज़ें हमें इन चीज़ों को गाइड करती हैं आगे बढ़ाने के लिए, जैसे कि सीरो सर्वे का मैंने आज जिक्र किया स्पेसिफिकली, ऐसी चीज़ों को, ऐसे काम को हम स्टेज पे करें, और अगली स्टेज में आते आते जो तैयारियां हम जितना कर पाएंगे उतना ही अच्छा है। इसी प्रकार जो सर्वेलेंस का है, डेटा एकत्रित करना है, म्यूटेशंस पे नज़र रखनी है, सीक्वेंसिंग होनी चाहिए, उसको कोरिलेट करना है क्लिनिकल डेटा के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ, एपिडेमिक के बिहेवियर के साथ, उसके डायनामिक्स के साथ। इससे साथ साथ ग्लोबली नज़र रखनी है कि ये सब वेरिएंट्स का
पैटर्न क्या इमर्ज हो रहा है, उसके ऊपर भी हमारी नज़र रहनी चाहिए, हमारा काम होना चाहिए, हमारी साइंस जो है वो इमर्ज होनी चाहिए। वैक्सीन की तरफ आप देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन हो रहा है। 25 करोड़ का आंकड़ा 1-2 दिन में पूरे होने की पूरी उम्मीद है। और इसके बाद में जैसे अभी आप भी महसूस कर रहे होंगे, पिछले महीने की तुलना में इस महीने उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई है। ये बढ़ोतरी और भी आगे होगी और जो नई व्यवस्था के अधीन जो सेंटर और स्टेट का जो तालमेल है वो और भी बढ़ेगा, प्रोक्योरमेंट और आसान होगी। इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि उस तरफ हमारा काम और तेज़ गति पकड़ेगा। लेकिन एक बात हम फिर कहना चाहेंगे कि जिनको एक डोज मिली है वो प्लीज़ दूसरी डोज लीजिए, थोड़ा एफर्ट करिए। ये ठीक नहीं है कि इवन हेल्थ वर्कर्स ने, बहुत सारों ने सेकेंड डोज नहीं ली है, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने ली है और बुज़ुर्गों ने नहीं ली है। तो ये जैसे भी उपलब्धता बढ़ी है, ये काम थोड़ा आसान हो रहा है। तो इसको अपनी जिम्मेवारी से भी थोड़ा एफर्ट करिए ताकि हम पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हों और आगे जैसे जैसे काम खुलता है, काम करने की मौके मिलते हैं और नॉर्मलाइज करने की तरफ जाएंगे तो हम सबका ये कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ेगा। तो एक ये काम है। दूसरा, जैसे पहले भी मैंने कहा, 45 के ऊपर का जो ग्रुप है उसको हम चाहेंगे कि और भी आगे आके वैक्सीन को अपनाएं। और हमें अब ये एक नैरेटिव पैदा करना है, हमें ये सबको एक बज़ पैदा करनी है देश में कि वैक्सीन उपलब्ध हो रहा है। वैक्सीन में जैसे जैसे मिलेगा हर डोज़ को हमने इस्तेमाल करना है, उसकी डोज़ की वेस्टेज का कोई मतलब नहीं है। जहाँ भी एक वैक्सीन की फैसिलिटी बनेगी, सेंटर्स बनेंगे, वहाँ जितना वैक्सीन जाता है वो यूज़ होना चाहिए। वैक्सीन हेजिटेंसी को पीछे हटाना है, ये हमने आपस में अपने आप को समझाना है, बाकियों को समझाना है। इन चीज़ों के ऊपर रिफ्लेक्ट करने का और इन चीज़ों के लिए इस तरह की तैयारी करने का वक्त आ गया है, ये मैं कहना चाहूँगा। जैसे मैंने एक बार पहले भी कहा था कि बड़े तौर पे वैक्सीन हों, बड़े स्केल पे हों, उसके लिए जो सुझाव आएंगे, सुझाव आ रहे हैं जो मीडिया में और भी आ सकते हैं, उनको हम बहुत विनम्रता से उसको हम वेलकम करेंगे। धन्यवाद। We'll take some questions now. 15. Sir, Ayushman from Mirror Now. My question is, the public, like you said, the suggestions are coming. Public health experts have written to the Prime Minister, and they have said that indiscriminate vaccination is not the need of the hour. The people who have recovered from COVID, they have a natural immunity against COVID, and they should not be vaccinated. In fact, in 18 to 45 years age, comorbidity should be identified, and then the vaccination should be shifted towards the rural areas also. How do you see this, and will it be done? ये जो सुझाव आए हैं ये बहुत ही रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशंस हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं। हम इन सुझावों का स्वागत करते हैं और इनके साथ चर्चा 1-to-1 भी करेंगे। मैं इनवाइट करूंगा उनको कि इसकी बातचीत करी जाए। बिल्कुल ऐसे सुझाव बिल्कुल वेलकम है। बाकी ये जो बात है कि जैसे एग्जांपल लेते हैं कि एक सजेशन आता है कि जिनको हो गया है कोविड वो टीका ना लगाएं, तो ये सारा जो इसका फैसले जो हैं वो इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म में किए जाते हैं और वो मैकेनिज्म जो एनटैगी है, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन है, वो इन सुझावों को रिसीव भी करते हैं। वहाँ एक्सपर्ट्स हैं, ये फैसले फिर पूरी पिक्चर को लेके किए जाते हैं। तो ये वहाँ पे अभी तक भी किए गए और उनकी राय में, सिस्टमेटिक राय में, सिस्टमेटिकली उन्होंने साइंस देखा, सब कुछ देखने के बाद जो राय दी है कि हमें कोविड होने के बाद 3 महीने के बाद हमें नेक्स्ट वैक्सीन लगना चाहिए, ये क्लैरिटी उन्होंने दी। लेकिन अगर और डेटा आता है, सुझाव आते हैं, उसको वो कंसिडर कर सकते हैं। ये डायनेमिक प्रोसेस है। आप ये देख रहे हैं कि ये बाहर भी, WHO में भी, बाहर के देशों में भी बहुत सारे फैसले जो हो रहे हैं वो डायनेमिकली आ रहे हैं, बदले भी जाते हैं, नुआंस हो जाते हैं, रिफाइन हो जाते हैं, चाहे वो मेडिसिन की बात हो, चाहे वैक्सीन के बारे में बात हो। इट्स अ साइंटिफिक प्रोसेस। इसमें कोई हार्ड कोर आइडियोलॉजिकल पोजीशन साइंस में नहीं होती।
साइंस के जो फैसले हैं, साइंस जो दिखाई देती है और जो कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करना होता है उसको जोड़ के किए जाते हैं, और यही काम हमारी एनटेगी इंस्टीट्यूशन जो है वो करते हैं। हम डायनेमिकली उसको देखते रहे हैं और इसको भी दोबारा भी वो देखते रह सकते हैं, उनकी मीटिंग्स में ये चर्चाएं होती रहती हैं। तो जिस तरह से भी ये सजेशन इस तरह के आ रहे हैं, वेलकम करते हुए उनके ऊपर उसकी अप्रोप्रिएट तरीके से चर्चा होनी चाहिए, और जो आगे बढ़ने में इन सब सोच का हम बहुत आदर करते हैं। नंबर 16। सर, मेरा सवाल है कि कब हम इस स्थिति में आएंगे कि ब्लैक फंगस की जो दवाई है वो आसानी से उपलब्ध हो पाएगी, क्योंकि बहुत सारे राज्य शिकायत कर रहे हैं, डेथ्स भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं अलग अलग जगहों पर। तो हम कब तक इस स्थिति में होंगे कि आसानी से कह सकते हैं कि राज्यों को दवाइयाँ उपलब्ध हो पाएंगी? इस बारी पहले हमने इसको लिया था डिटेल में और बताया भी गया था। मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि बहुत इसकी अवेलेबिलिटी बढ़ी है, सब सोर्सेज से हम लेके आए हैं, और अभी हाल में एक पर्टिकुलर देश से और भी इसकी अवेलेबिलिटी बढ़ी है। आई थिंक वी आर एबल टू मैनेज द सप्लाई रीजनेबली वेल, और जो भी कोई थोड़ी बहुत कमी किसी में होगी उसको अगर आप स्पेसिफिक उसका कोई पॉइंट आउट आता है हमारे पास, उसको हम एड्रेस करेंगे। लेकिन एक बड़ा होलसम एफर्ट इसमें किया गया, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सिर्फ लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी की ही जिद करना और उसी के ऊपर इंसिस्ट करना वो ज़रूरी नहीं है। ये लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी जो है ये थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड है कि साइड इफ़ेक्ट्स इसके कम होते हैं। तो जिनको वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स किडनी के हैं, मान लीजिए वो किडनी डिजीज़ में इसको दे दीजिए प्रेफरेंशियली, लेकिन आम व्यक्ति को जो स्टैंडर्ड एम्फोटेरेसिन बी है वो दी जा सकती है, दी जानी चाहिए और सेफ होती है। और मैं ये कह सकता हूँ कि हम तो न्यूबॉर्न बेबीज़ में, प्रीमेच्योर न्यूबॉर्न बेबीज़ में जो फंगस की इन्फेक्शन होती है कैंडिडा की, उसमें कोई पूरी जिम्मेवारी से इस एम्फोटेरेसिन बी जो स्टैंडर्ड है उसी को ही हम इस्तेमाल करते हैं, एंड बेबीज़ आर एबल टू सस्टेन इट। तो सिर्फ हाई एंड वाली को ही इंसिस्ट करना है एक ऐसे माहौल में जहाँ की उसकी उपलब्धता और भी नैरो है। इसको भी मैं अपील करूँगा कि हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट जो ट्रीटमेंट ये कर रहे हैं, प्लीज़ डोंट इंसिस्ट ऑन लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी इन एवरी केस। जो हमारे पास है उसको ध्यान से तरीके से उनमें यूज़ करें जहाँ पे ये यूज़ होनी चाहिए। और इन जनरल एम्फोटेरेसिन बी स्टैंडर्ड जो है, जो इतने दशकों से अवेलेबल है, इफ़ेक्टिव है और बिल्कुल बहुत तादाद तक वो सेफ़ है। ओनली इन ओकेजनल केसेस हमें थोड़ा उसको जागरूक रहना होगा, और वहाँ हम दूसरी एम्फोटेरेसिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम उस तरह से देखेंगे तो सिचुएशन और भी बेटर लगेगी। 18। नितिन डीडी न्यूज़ से डॉक्टर पॉल से मेरा सवाल है, डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने आज एक अखबार को लिखा है कि जो कोविशील्ड की 2 डोज के बीच में जो गैप है उसको कम करना चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन ने भी कम किया है और भारत ने उसको बढ़ा दिया है, 12 से 16 हफ्ते कर दिया। तो इसके पीछे साइंटिफिक आधार क्या है, क्या रिएक्शन है? उनका जो सुझाव आया है उसको उन्होंने जो रिसेंट डेटा आया है म्यूटेंट के परिप्रेक्ष्य में बाहर की स्टडीज़ को उन्होंने कोट किया है, 2-3 स्टडीज़ को, अच्छी स्टडीज़ को उन्होंने कोट किया है। उसके बेस पे उनका सुझाव ये है कि इसको फिर हम दोबारा 8 हफ्ते पे वापस जाएं। इसको भी मैं यही जवाब दूंगा कि लेट इट बी एग्जामिन्ड बाय आर एनटेगी, एक प्रोसेस है। अब यूके ने भी जब करा होगा तो सोच के किया, डेटा देखा, उनकी किसी कमेटी ने देखा, उनके साइंटिस्ट ने देखा, एक फैसला लिया। पहले वो दूसरी तरफ थे, 12 हफ्ते तक दे रहे थे, हम उस टाइम पे समझते थे कि ये सेफ़ नहीं है। तो अपने देश की जो व्यवस्था, साइंटिफिक फोरम बनाए गए हैं, हम ये काम उनको सौंपेंगे, उनको आई एम श्योर कि ऑलरेडी वो एड्रेस कर रहे होंगे, और उसको अपने परिप्रेक्ष्य में, अपनी धरती पे यहाँ पे जो हो रहा है और जो आगे पैंडेमिक हमें दिखाई दे रही है और इस वेरिएंट की जो उपस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए, ये वेरिएंट ऐसा नहीं है कि सभी ऐसे फैल गया, ऐसा नहीं है, बड़े तौर पे है,
लेकिन उसको पूरी तरह से नज़र करते हुए कॉम्प्रिहेंसिव व्यू उनको लेना चाहिए, वो लेंगे और हम उनके फैसले का जो भी फैसला होगा उसको मानेंगे। इसमें पैनिक की ज़रूरत नहीं है कि एकदम से स्विच कर दो, आज कुछ हो जाएगा। ऑल द डिसीजंस मस्ट बी टेकन केयरफुली। आप सोचिए कि अगर छोटी ड्यूरेशन हो जाती हो तो एक उसको लंबा किया, तो फिक्र ये था कि हम जब लंबा करेंगे तो क्या यहाँ एक डोज वाले को अटैक हो जाएंगे, वो भी बैलेंस करना पड़ा, तो उसको भी ध्यान में रखा गया। लेकिन काउंटर पॉइंट ये था कि अच्छा ज़्यादा व्यक्तियों को लग जाएगा जब ज़रूरत ही नहीं, अच्छी इम्यूनिटी हो। तो प्लीज़ रिमेंबर कि ये जो डिबेट है ये पब्लिक डोमेन में ज़रूर होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, लेकिन इसका जो फैसला है वो उस फोरम पे होना चाहिए जहाँ पे कि एमिनेंट लोग हैं जो इस चीज़ को जानते हैं। और हमारी एंटैगी में तो मोर देन 2 और 3 पीपल ऐसे हैं जो WHO की स्टेज में भी बैठते रहे हैं, उनका एमिनेंस बहुत ज़्यादा है, ग्लोबली वो रिकग्नाइज होते हैं। और इस एंटैगी ने जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है और ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, इसको स्टैंडर्ड की तरह माना जाता है बाकी कंपैरिजन में बाकी देशों के लिए। सो प्लीज़ रिस्पेक्ट देयर डिसीजंस। 19 सर, क्या केंद्र सरकार ने राज्यों से वैक्सीन का डेटा साझा न करने के लिए कहा है? दिल्ली सरकार ने कहा है कि चिट्ठी लिखकर कहा गया है इस तरह से। और दूसरा कि DGHS ने फिर से बच्चों के क्लिनिकल मैनेजमेंट को जारी किया है। आपने 2 दिन पहले कहा था कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करेगा वो माना जाएगा, तो क्या कन्फ्यूजन है सर आप लोगों के बीच? केंद्र सरकार ने स्टेट से बेसिकली ये समझाया है कि जो इंडिविजुअल डेटा होता है वह डेटा, क्योंकि वो इंडिविजुअल प्राइवेसी उस सिक्योरिटी कंसर्न से होना चाहिए, उसको प्रिजर्व करें। अदरवाइज उस डेटा को यूज़ करके, क्योंकि वह डेटा स्टेट के लेवल पर भी अवेलेबल है, अपनी प्लानिंग में सपोर्ट करें। तो ऐसा कोई उस ढंग से नहीं कहा गया है कि आप डेटा ना दें या नहीं दें। आई थिंक ये एक मिस इंटरप्रिटेशन है। रिगार्डिंग द इशू, जैसे मैंने आपको पिछली बार काफ़ी डिटेल में समझाया था कि जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर आती हैं, वह गाइडलाइंस फाइनली पासिंग थ्रू ए डिफरेंट लेवल ऑफ डिस्कशन एंड प्रोसेस फाइनल करके, इंक्लूडिंग DGHS साहब, इंक्लूडिंग नेशनल टास्क फोर्स, उसको कंपैरिजन में करके आती हैं। अभी हमने वैक्सीन के विषय में जैसे अपना डिस्कशन सुना, तो वैक्सीन में अगर किसी एक्सपर्ट ने हमें कोई गाइडेंस दी या किसी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट ने हमें कोई गाइडेंस दी, हम उसको कंसिडरेशन में लेते हैं। कंसिडरेशन में लेने के बाद अब उसमें हम कहें कि अगर आपकी कोई गाइडलाइन कंसिडरेशन में है तो उस गाइडलाइंस को आप बिल्कुल मत छुपा के रखिए, वो नीड नहीं है। उसके तहत ही हम गाइडलाइंस को कंसिडरेशन में लेते हैं। फिर डिफरेंट टेक्निकल एक्सपर्ट्स बिसाइड द जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप, उनकी सलाह सूचना जो मिलती है उसको समझते हैं, उसके बेसिस पर फाइनल गाइडलाइन दी जाती हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है और किसी भी टाइप की भ्रांति ना रखें। जो गाइडलाइन फाइनली आफ्टर ड्यू प्रोसेस ऑफ डिस्कशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर होंगी, हम आप सबके द्वारा फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि उसको फॉलो किया जाए। Number 13. So good afternoon, I'm Sahil from ANI. My first question is for Dr. Paul. Sir, US FDA has rejected the emergency use authorization for Bharat Biotech's Covaxin. And second, for Love Agrawal, sir, it is said that India had to wait for decades for procuring the vaccine from abroad. Many outlets have pointed out that. And what is the take of the Health Ministry on that? सेकेंड पार्ट जो कहा अभी आपने, US FDA ने अभी उनको कहा नहीं दिया है। दूसरा कुछ कह रहे थे अभी? Sir, US FDA has rejected the emergency use authorization for Bharat Biotech's Covaxin. What's your take on that, sir? हाँ, देखिए हर देश का रेगुलेटरी सिस्टम अपना अपना कुछ चीज़ें कॉमन हो सकती हैं बाकियों के साथ, कुछ अलग हो सकता है, उनकी अपनी पैरामीटर्स हैं, हम उसकी इज्जत करते हैं। हमारे देश का रेगुलेटरी सिस्टम भी इसी प्रकार अपने तरह से डिसीजन लेता है। साइंटिफिक फ्रेमवर्क सेम होता है, लेकिन नुआंसिंग उसकी जो है वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होती है। जैसे हम लोग भी ट्रायल मांग रहे अभी तक जो वैक्सीन बच्चों के लिए लगे हैं, वो एक ज़रूरत उसकी थी कि हमारी कंपनीज बनाती हैं। जब हमारे इस कॉन्टेक्स्ट में, इस एरिया में हमारे बच्चों पे उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस, उनका जेनेटिक बैकग्राउंड और इन सब को होते होते क्या वो इफ़ेक्टिव हैं कि नहीं है, क्योंकि इफेक्ट ऑफ सर्टन वैक्सीन से रोटा वायरस जो डायरिया को प्रोटेक्ट करता है वो वेरी कर जाता है कि गट फ्लोरा क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या है। इट मे नॉट बी द सेम फॉर अर्जेंटीना
देयर इज़ अ डिफरेंट कोहॉर्ट ऑफ पीपल। तो ये साइंटिफिक कंसिडरेशंस हैं और उनको मद्देनज़र रख के कुछ नुआंसिंग, कुछ फ़र्क भी हो सकते हैं, खासकर उन देशों में जहाँ पे कि साइंस स्ट्रॉन्ग है और हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग है। तो उन्होंने ये फैसला किया है, वी रिस्पेक्ट दैट डिसीजन and we expect that our manufacturer will be able to comply with it by doing whatever it requires to be done. It has no impact whatsoever on our own program. Clearly, we are satisfied. Our regulator has approved it. We have so much data on safety. We have so much data on their phase 3 trial that has been screened by them, seen by our own regulator. और मुझे बताया जा रहा है कि उनकी जो फेज़ 3 की पब्लिकेशन है वो किसी भी वक्त अगले 7-8 दिन में हो जाएगी, जो कि बियॉन्ड वो है जो डेटा DCGI के साथ शेयर करके उनको लाइसेंशियर मिला था अभी, उसके भी आगे तक जो फॉलोअप्स हैं और स्टडीज़ हैं, फाइंडिंग्स हैं, वो सामने उजागर होंगी और ऑब्जेक्टिव तरीके से होंगी, पीयर रिव्यूड जर्नल में जाएंगी। सो वी आर doing okay and very well on our regulatory front. We respect another regulator's decision in this regard. Their decision has no bearing on our track at this moment. देखिए, जो आपका प्रश्न है मुझे लगता है उसका परिप्रेक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का देश को संदेश, जिसमें उन्होंने बड़े गर्व के साथ कहा था कि आज हमारा देश आत्मनिर्भर है। उन्होंने साधुवाद दिया था हमारे देश के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को, उन्होंने साधुवाद दिया था पूरी रिसर्च कम्युनिटी को, जिसने इंश्योर किया कि जहां एक स्थाई पर डेवलप्ड देशों में वैक्सीन आए, उसी समय काल में हमारे देश में भी वो वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुई और हम देश के वन ऑफ द बिगेस्ट यूज़र ऑफ द वैक्सीन है इन टर्म्स ऑफ कि करीब 24 करोड़ से अधिक डोजेज हम दे चुके हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द वैक्सीन है। और उस कंटेक्स्ट में जो उन्होंने कुछ विषय कहे थे, मैं फिर से आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कुछ समय पहले जो ओवरऑल प्रोसेस हम देश का देखें, चाहे वह स्मॉल पॉक्स हो, चाहे हेपेटाइटिस बी हो या पोलियो हो, तो जब विदेशों में उन वैक्सीन का चलन हुआ, प्रोडक्शन हुआ, यूजेज हुआ या इवन कुछ डिजीजेस का इरेडिकेशन भी हो गया, उसके भी डिकेड्स बाद हम देश में उस लेवल तक पहुंच पाए थे कि हम उसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ला पाएं। जैसे कि उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन और ओरल पोलियो वैक्सीन जो विदेशों में बाहर जो है 1955 और 1961 में उस सालों में वह लाइसेंस की गई, लेकिन अगर हम देखें कि हमारे देश के मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम में वह कब इंट्रोड्यूस हुई, करीब 20 साल बाद, 2 दशक बाद। इसी तरह से हम देखें कि जो ओरल पोलियो वैक्सीन थी वो हमारा जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन था अर्बन एरिया में 1978 में आई और रूरल एरिया में 1981 में आई। इसी के साथ ही बोथ ओरल पोलियो वैक्सीन और IPV वैक्सीन हम काफ़ी समय तक इंपोर्ट डिपेंडेंट थे, जिसके कारण आप समझ सकते हैं जब भी आप इंपोर्ट डिपेंडेंट होते हैं तो टू दैट एक्सटेंट अवेलेबिलिटी भी आपके स्थाई पर कम हो जाती है। साथ ही हेपेटाइटिस बी के बारे में भी उन्होंने कहा था, तो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जो करीब वह भी US में जब वो करीब दो दशक बाद जब उसकी कमर्शियल अवेलेबिलिटी US में हो चुकी थी अराउंड 1982 के समय में, उसके बाद वह एक विस्तृत स्थाई में हमारे यहाँ आई और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में 2002 में इंट्रोड्यूस की गई, वह भी केवल मात्र 14 शहरों में जब हमने इंट्रोड्यूस भी किया। तो यानी कि दशकों का गैप, और दशकों के गैप के बाद भी हम उसको उस स्पीड से प्रोग्रेस नहीं कर पाए, उस स्पीड से फैला नहीं पाए। सिमिलरली अगर आप देखें स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन में भी, तो उसमें भी हमने जो देखा, हिस्टोरिकली समझा और उस सिचुएशन को देखते हुए देश ने कैसे एफर्ट किए कि आज देश एक आत्मनिर्भर देश उस रूप में खड़ा हो पाया। तो उसमें भी हम देखें कि इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन जो थी उन पे हमारी इंटरनेशनल डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा थी और 1962 में यानी कि करीब 1 दशक बाद जब नॉर्थ अमेरिका और यूरोप ने स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट कर दिया था, तब हमारे देश में नेशनल स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ। मुख्य विषय मैं आप लोगों के सामने यही लाना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी वैक्सीन को देखें, चाहे DBT ले लीजिए, उसका ग्लोबल प्रोडक्शन
इंट्रोडक्शन 1948 के समय हुआ, उसको मेक इन इंडिया यानी कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग उसकी 1962 में शुरू हुई, यानी कि एक दशक से ज़्यादा, और उसका हमारे प्रोग्राम में इंट्रोडक्शन 1978 में हुआ, उसमें भी दशक लगे, 2 दशक के करीब लगे। ओपीवी में 1961 में ग्लोबल इंट्रोडक्शन, 1970 में मेक इन इंडिया, और इंडिया में इंट्रोडक्शन इन आर प्रोग्राम 1978 में हुआ। हम इसी तरह हेपेटाइटिस बी 1982 में ग्लोबल इंट्रोडक्शन, 1997 में मेक इन इंडिया, और 2002 में हम पायलट करके 2010 में उसको देश में इंट्रोड्यूस कर पाए। मैं आप लोगों के द्वारा सबसे यही विनती करना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के स्थाई पर जो हमारे देश के रिसर्चर्स को साधुवाद दिया गया, उस सब के लिए, उनके एफर्ट्स के लिए और उनके एफर्ट्स के कारण ही हम देखते हैं कि देश में आज कोविशील्ड हो, जिसकी विस्तृत मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में हो रही है, और चाहे कोवैक्सीन हो, जो बनी भी हमारे देश में, प्रोडक्शन भी आज हम उसको विस्तृत स्थाई पर अपने देश में कर पा रहे हैं। स्पुतनिक हो, जिसका प्रोडक्शन भी हम अपने देश में कर पा रहे हैं। आज हम आत्मनिर्भरता की उस स्टेज तक पहुंच पाए हैं बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ आवर रिसर्च कम्युनिटी, एफर्ट्स ऑफ आवर मैन्युफैक्चरर्स, एफर्ट्स ऑफ आवर फील्ड वर्कर्स। नॉट ओनली द वैक्सीन वर प्रोड्यूस, दे वर ऑल्सो डिलीवर्ड। 24 करोड़ से अधिक वैक्सीन अगर हम आज प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो लोएस्ट वर्कर से लेके रिसर्चर, जो हाईएस्ट साइंटिफिक कम्युनिटी, किस तरह से उन्होंने जुड़ के नॉट ओनली अर्बन एरिया बट इवन रूरल, ट्राइबल, जो हर रंग ऑफ सोसाइटी को आज हम लोग वैक्सीन प्रोवाइड कर पाए, सेम टाइम व्हेन द डेवलप्ड वर्ल्ड गॉट इट। आई थिंक आई वुड लाइक टू सबमिट, आई रियली वुड लाइक टू थैंक यू फॉर रेजिंग दिस क्वेश्चन, but I think our kudos and our sadhuvat to the research community, to the manufacturers, to everyone involved in the process of making vaccine available to the country. उसमें एक और एस्पेक्ट भी जोड़ा जा सकता है, वो ये है कि जो एक तो 1 साल के भीतर वैक्सीन बने, और अगले 6 महीने में आप देख रहे हैं कि बायोई का वैक्सीन दिखाई दे रहा है, कैडिला जाइडस का डीएनए वैक्सीन दिखाई दे रहा है, उसके बाद में जिनोवा का mRNA वैक्सीन दिखाई दे रहा है, नेजल वैक्सीन दिखाई दे रहा है, J&J की प्रोडक्शन यहाँ पे होगी, वो दिखाई दे रही है, नोवावैक्स जो वैक्सीन है वो सीरम बनाएंगे, स्पुतनिक ऑलरेडी बन रहा है। तो लुक एट द प्लेथोरा ऑफ वैक्सीन दैट आर अवेलेबल, द बुके ऑफ वैक्सीन फॉर दिस डेडली डिजीज। लेकिन ये जो एफर्ट हुआ है उसमें एक चीज़ और फ़ायदा हुआ है, वो ये है कि जो वैक्सीन की डेवलपमेंट में कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, उसकी तरफ भारत की इंडस्ट्री का और साइंटिफिक कम्युनिटी की ग्रास्प जो है वो और बढ़ गई है। इतने वैक्सीन आए, और उसके 2 एग्जांपल स्पेसिफिक मैं कहना चाहूँगा। नेजल वैक्सीन तो एक है ही, खैर 2 एग्जांपल। mRNA टेक्निक जो है, फ्यूचर में जो वैक्सीन्स बनेंगे, या ये पुराने वाले वैक्सीन अब रीपर्पज़ होंगे ज़्यादा इफेक्ट के लिए, तो लगता है कि mRNA टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी करके उभर के आएगी। और बीमारियों में भी वेरिएंट आ जाते हैं, इसमें वेरिएंट से भी आए हैं जैसे देखा है, और वेरिएंट्स को एड्रेस करना और स्विच करना कि उसके स्वरूप बन जाए वैक्सीन, अगर सबसे तेज़ गति में वो बदलाव लाया जा सकता है एग्जिस्टिंग वैक्सीन में, वो mRNA वैक्सीन में लाया जा सकता है। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है कि भारत का जिनोवा इस वैक्सीन में, इस टेक्नोलॉजी को पकड़ में माहिर है। और मुझे ये बताते हुए आज प्रसन्नता हो रही है कि बायोई ने कैनेडियन एक फर्म के साथ करार किया है, उनकी टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करके या लेके भारत की धरती पर वो mRNA वैक्सीन बनाएंगे। थोड़े कुछ महीनों में काम शुरू होगा, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड, और ये आप देख के चलिए कि अगर फिर वेरिएंट्स हमें बहुत तंग करेंगे अगर, तो हमें इस टेक्नोलॉजी पे करना पड़ेगा। आज ये टेक्नोलॉजी एक कंपनी की नहीं है, देश की है, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ेगी इसको क्लोन किया जाएगा, जैसे हमने कोवैक्सीन के लिए करा है, 4, 5, 6 और जगह पे लगा रहे हैं। दूसरी जिसके लिए फिर और भी फ़क्र होता है, वो डीएनए टेक्नोलॉजी है। ये तो mRNA थी, अब डीएनए टेक्नोलॉजी को जाइडस हमारा आके लेके आ रहा है, द ओनली वन इन द वर्ल्ड एज ऑफ नाउ। तो वो उनका पूरा ट्रायल हो गया है, बिल्कुल पाथ ब्रेकिंग है, और अगर सक्सीड कर जाती है तो एक नया प्लेटफॉर्म देश से उभर के आ रहा है। तो ये जो एफर्ट हुआ है देश का, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल, अनप्रेसिडेंटेड है।
इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने अभी गिनाए, लव ने अभी गिनाए कि कितने वैक्सीन हमारे पास हैं, कौन किसके पास हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म सोचने की बात है। और आगे के लिए ये जो शक्ति मिली है, टेक्नोलॉजिकल माइट हमारा बड़ा है और रेगुलेटरी प्रोसेसेस स्मूथ हुए हैं, अलाइन हुए हैं और एक मिशन की तरह सब इकट्ठे हुए, मिलके सरकार ने इंडस्ट्री के साथ ऑन अ डेली बेसिस पार्टनरशिप की तरह काम किया है और जैसे होए जा रहा है और होता ही रहेगा। ये हमारे देश के लिए इस पीरियड में जो एक गेन है, ये अपने देश के और मानवता के भले के लिए एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। थैंक यू। Thank you, friends. We close the press conference now. देखिए, वो पूरा प्रोसेस इससे पहले ऑफिशियल तो नहीं है ना, अभी बंद है ना। अच्छा, ठीक है। ओके, सो बेसिकली जैसे हमने आपको बताया था कि जो वैक्सीन पासपोर्ट का एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि वैक्सीन पासपोर्ट में इंटरनेशनल स्थाई पर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो जाए, जिसके अंडर अगर आपको वैक्सीन लगी हो तो वो माना जाए। अब इसमें इशू क्या है कि इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विच इज़ द मल्टीलैटरल मेंबर स्टेट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ सपोज टू टेक दिस इनिशिएटिव, वहाँ टेक्निकल डिस्कशंस चल रहे हैं। क्योंकि ये वैक्सीन जैसा आपकी नॉलेज में कि 1 साल के अंदर ही सारी आई हैं, तो अभी वो उसकी एविडेंस को और फर्दर स्टडी कर रहे हैं, जिसके बेसिस पर जब डिसीजन लिया जाएगा तो कार्य किया जाएगा। दूसरा इशू जो है कोविशील्ड के बारे में हमने कहा था, तो अगर आपको जैसे मालूम है, हमने कोविशील्ड की लेंथ ऑफ पीरियड बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग एविडेंस बढ़ाई थी। अब उस केस में क्या हो सकता है कि एंड ऑफ अगस्त में कोई स्टूडेंट या कोई आदमी जॉब के लिए बाहर जा रहे हैं, उन्होंने एक डोज ले ली और वो दूसरी डोज कैसे लेंगे? तो क्योंकि जो इमर्जिंग एविडेंस के बेसिस पे चेंज किया गया था, उन लोगों के लिए खासकर हमने अलाउ किया है कि उनको सेकेंड वैक्सीन डोज अगर 1 महीना उपरांत उनका 1 महीना हो चुका है और वो जो दूसरा रिवाइज डोज का शेड्यूल है उसके बीच में कभी भी उनको दी जा सकती है, ताकि उनकी डोजेज पूरी हो जाए। ये इशू कोवैक्सीन के संदर्भ में इसलिए नहीं दी गई क्योंकि कोवैक्सीन का ऑलरेडी टाइम पीरियड 1 महीना है, 4 हफ्ते बाद होता है, तो इसलिए उसके लिए स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं इशू की गई है। बट बिकॉज खाली कोविशील्ड मेंशन किया तो हो सकता है कुछ भ्रांति ये आ गई हो कि कोवैक्सीन का क्या होगा। रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेवल, अभी भी वर्ल्ड ओवर बिगर फोकस इज ऑन अंडरटेक टेस्टिंग बिफोर यू गो। वह मॉडल अभी भी चल रहा है, चलता रहेगा। बी इट इंडिया, बी इट अदर कंट्रीज, वी आर ऑल एंगेज विद WHO तो समझने के लिए, उनके गाइडेंस में टेक्निकल सपोर्ट के लिए कि क्या वैक्सीन की बेस्ड ऑन एलिजिबल अवेलेबल एविडेंस वो इसको वैक्सीन पासपोर्ट के कॉन्सेप्ट को स्टेबलाइज करके इशू करना चाहिए। ये कुछ ही दिनों में सॉर्ट आउट हो जाएगा। आपको मालूम है कि थोड़ी सी स्लोनेस आई थी, दिस विल बी ऑल सॉर्टेड आउट।